अध्ययन गुरु के साथ मयंक त्रिपाठी आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। खेल खेल में बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आनंद आएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उपनाम देखते हैं। सबसे पहले प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग सूखाग्रस्त है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कह दिया गया। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ का चौराहा भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को विश्व खेलों की राजधानी भी कह दिया जाता है। शांत महाद्वीप कहा जाता है। शांत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ओशेनिया के अंतर्गत आता है। ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और बहुत सारे छोटे छोटे बिखरे हुए द्वीप हैं, जिन सबका अध्ययन हम ओशेनिया के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ इस पूरे परिक्षेत्र में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया गया है बहुत लंबे समय से। तो चूंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी का अभाव, तो इसलिए इसको शांत महाद्वीप भी कहते हैं। किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं, आराम से देखेंगे। प्यासी भूमि का देश कहते हैं, कॉमनवेल्थ का चौराहा कहा जाता है, विश्व खेलों की राजधानी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 80% से अधिक जनसंख्या सदैव किसी न किसी खेल में व्यस्त रहती है। शांत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, और द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप कहने का कारण क्या है, एक बार देख लेते हैं। यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद जब हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आता है अराफुरा सागर। हिंद महासागर के बाद आएगा अराफुरा सागर, और अराफुरा सागर के बाद जो जलराशि है उसको तिमोर सागर कहते हैं। हिंद महासागर, अराफुरा सागर, तिमोर सागर, और इसके बाद ये खाड़ी है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। जब हम लोग देखेंगे यहां पर पापुआ न्यूगिनी, पापुआ न्यूगिनी मिलेगा, और यहां पे जो जलसंधि है उसे टारस की जलसंधि कहते हैं। टारस की जलसंधि किसके? गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और पापुआ न्यूगिनी को मध्य पाई जाती है। ये एक बार देख लेते हैं। हिंद महासागर है, हिंद महासागर से आप चलेंगे कहां पे आएंगे? अराफुरा सागर आएंगे, अराफुरा सागर के बाद आप तिमोर सागर आएंगे, और तिमोर सागर से गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर ये क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश आबादी यहीं पर स्थित है। ये उच्च पठारी भूमि है जिसके बारे में हम इस वीडियो में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो क्वींसलैंड के ऊपर यहां पर
ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। क्वींसलैंड के उत्तर और पूर्वी कोने पर यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगा निर्मित सबसे बड़ी चट्टान, ये ग्रेट बैरियर रीफ मूंगा निर्मित सबसे बड़ी चट्टान है। ये ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है और क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहां से यहां पर जो सागर, जो जलराशि है, उसको कोरल सागर के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ग्रेट बैरियर रीफ पे अभी आगे बात करेंगे। तो हिंद महासागर से अराफोरा सागर, अराफोरा सागर के बाद तिमोर सागर, तिमोर सागर से गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, इसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ पे आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ से कोरल सागर और फिर ये प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम लोग आ जाएंगे यहाँ तस्मानिया और विक्टोरिया। इनके मध्य एक जल संधि है जिसको कहते हैं बास जल संधि। बास जल संधि तस्मानिया और ये जो विक्टोरिया प्रांत है, इसके मध्य जो जल संधि है उसको बास जल संधि कहते हैं। बास जल संधि होते हुए सीधे हम आएंगे वृहत ऑस्ट्रेलियाई खाड़ी, वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। और फिर वहां से पुनः हिंद महासागर। तो एक बार चूंकि ये बात हमने प्रश्न ये यहां से शुरू हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ जल उपलब्ध है, तो द्वीपीय महाद्वीप कह दिया गया है। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ भी ये हिंद महासागर का ही विस्तार है विभिन्न नामों से। हिंद महासागर, यहाँ से आएंगे अराफोरा सागर, वहां से तिमोर सागर, तिमोर सागर से गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। और पुनः एक बात याद रखें, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और ये छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र है पापुआ न्यू गिनी। जब हमने जनजातियों का वीडियो पढ़ाया था तो हमने आपको यह भी बताया था कि पापुआंस जनजाति कहाँ की है? न्यू गिनी की। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में टारस की जल संधि है। उसके बाद आएंगे ग्रेट बैरियर रीफ पे आराम करेंगे, फिर वहां से कोरल सागर, कोरल सागर से प्रशांत महासागर होते हुए बास जल संधि में आ जाएंगे और वहां से बृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी और उसके बाद हिंद महासागर। प्रश्न ये महत्वपूर्ण बनता है, तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच बास जल संधि है और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच टारस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 जेम्स कुक के द्वारा की गई। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं उनको एबोर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स कहा जाता है। खोज 1770, ये आए थे सबसे पहले सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक प्राचीन बृहत नगर। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिन्स के नाम से जानते हैं। इनकी खोज 1770 में हुई और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? सिडनी पोताश्रय पर आके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वीप की खोज की थी। तो एक बार हम चाहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कोरल रीफ की उपस्थिति है यहाँ पर कोरल सागर में, और ये सब प्रशांत महासागर का जल क्षेत्र।
अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें। वर्ल्ड मैप में आप देख पाएंगे भूमध्य रेखा और नीचे से गई है मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। पहली बात है। दूसरी बात, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिणी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ये अफ्रीका हो गया आपका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है और एशिया है। तो आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या का ज्यादा दबाव उत्तरी गोलार्ध में ही। दक्षिणी गोलार्ध में केवल यहीं की जनसंख्या है और वो भी बहुत विरल जनसंख्या है। इसकी अधिकांश जनसंख्या केवल यहीं के नगरों में निवास करती है। केवल पूर्वी भाग में ही निवास करती है। पश्चिमी भाग लगभग बहुत ही विरल जनसंख्या का स्वामित्व रखता है। तो ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध में लगभग या केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। यह भी एक स्मरणीय बात है, महत्वपूर्ण भी है। 90% जनसंख्या का दबाव उत्तरी गोलार्ध में है। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है। केवल 10% जनसंख्या जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक और बात, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, तब भी हम ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक संरचना एवं इसकी बनावट को लेकर के। यहां क्वींसलैंड के ऊपर से एक पर्वत श्रेणी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उत्तर दक्षिण एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो उत्तर दक्षिण क्षेत्र में हुआ है। और ये बास जल संधि होते हुए इसका विस्तार लगभग तस्मानिया तक गया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। हम इसको शॉर्ट में GDR के नाम से जानते रहेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला GDR ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानी जाती है। और इसका जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ लिया जाता है इसको माउंट कॉस्यूस्को के नाम से जानते हैं। एक बात ये होती है। दूसरा, यहीं से एक नदी तंत्र निकलता है जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया का बृहत्तम नदी तंत्र ऑस्ट्रेलिया के बृहत्तम नदी तंत्र की जब बात करेंगे तो मरे डार्लिंग। सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है मरे डार्लिंग कहाँ की नदियां हैं,
तो मरे डार्लिंग नदी तंत्र। और इसमें भी एक बात याद रखेंगे, जब प्रश्न ये आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, तब हम डार्लिंग नदी को मेंशन करें। डार्लिंग लंबाई की दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। अभी इनमें हम लोगों ने जो देखा, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या का निवास है और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका विस्तार कैसा है? उत्तर और दक्षिण की तरफ विस्तार है। ये ऑस्ट्रेलिया में किधर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। GDR ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर चीजें ग्रेट के नाम से जानी जाती हैं। और इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वो माउंट कॉस्यूस्को, किसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। ऑस्ट्रेलिया का बृहत्तम नदी तंत्र, इसी पर्वत श्रृंखला से नदियां निकलती हैं। एक नदी है मरे और एक नदी है डार्लिंग, और इनमें भी जो सबसे बड़ी नदी है वो डार्लिंग है। और जो मरे डार्लिंग नदी तंत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मरे डार्लिंग, ये हमने इस मैप में नंबर 3 पे शो किया हुआ है। ये मरे डार्लिंग बेसिन है। मरे डार्लिंग बेसिन, मरे डार्लिंग नदियों के द्वारा जो क्षेत्र सिंचित किया जाता है, जो क्षेत्र मरे डार्लिंग नदियों के द्वारा तैयार किया गया है, और ये ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इसको रेवेरिना के नाम से जानते हैं। मरे डार्लिंग बेसिन, उसको रेवेरिना के नाम से जानते हैं, और ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। एक बार हम ऑस्ट्रेलिया पे पुनः गौर करते हैं। मकर रेखा बिल्कुल मध्य से गुजरी हुई है। मध्य से मकर रेखा गुजर के जा रही है। मकर रेखा के ऊपर यहां से भूमध्य रेखा नहीं होगी, तो ये जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच में रहा होगा। चूंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, तो यहां पर जो जलवायु होगी वो निश्चित तौर पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु। परंतु जैसे ही हम मकर रेखा से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो जलवायु की प्रकृति बदल जाती है और यहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से इनकी वनस्पतियों में भी अंतर आ जाता है। ऊपर जो वनस्पति रहेगी वो सवाना प्रकार की वनस्पति होती है, और नीचे जो वनस्पति होती है उसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। वनस्पतियों की बात हमने इसलिए की, सवाना और डाउन्स की, ये रेवेरिना, तो यहां पे जो भी जमीन पाई जाए, जो भी वनस्पति पाई जाएगी वो डाउन्स के अंतर्गत शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति होगी। यहां पर शीतोष्ण वनस्पति में यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसी क्षेत्र को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पुनः देख लीजिए, यूकेलिप्टस पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। यूकेलिप्टस इधर पाए जा रहे हैं, तो शीतोष्ण वनस्पति है। और किस प्रकार की, इनको किस नाम से जानते हैं? पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। रेवेरिना क्या है? मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन का जो उपजाऊ क्षेत्र है, मरे डार्लिंग नदियों के बेसिन का जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको रेवेरिना के नाम से जानते हैं। ये जिसको हमने इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है, ये एकदम ऑस्ट्रेलिया की उच्च भूमि है, पठारी भाग है। नंबर 1 से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का पठारी भाग है। पठारी क्यों है? यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रृंखला बताई थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये वो पर्वतीय क्षेत्र है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पे जो हवाओं का क्रम है वो इस तरीके का है। तो हवाओं की खास बात है, ये जहां पे टकराती है वहीं अपना सब कुछ छोड़ जाती है। यहाँ पर हवाएं आती हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूर्वी ढाल से टकराकर अपनी वर्षा, अपनी नमी वहीं छोड़ देती हैं।
इधर जब आती हैं तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का बृहत्तम क्षेत्र है जो कि मरुस्थल में बदल चुका है। यहाँ पे 4 मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप देख लीजिएगा। एक बड़ा एरिया ये पूरा गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। अधिकांश चीजें ग्रेट नाम से जानी जाती हैं। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, हम एक बार तेजी से इनके नाम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा, शायद यहां देखने में दिक्कत हो। गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का पठारी भाग है। यहां पर 3 प्रश्न बनते हैं। 2 सोने की खाने हैं। वन इज नेम्ड कालगूरली, दूसरी कूलगार्डी। कालगूरली, कूलगार्डी, सोने की खान। कालगूरली और कूलगार्डी को सोने की खान की, ये 2 विश्व प्रसिद्ध सोने की खाने हैं जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठारी क्षेत्र में स्थित है। कालगूरली एवं कूलगार्डी। दूसरी बात, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण खान है जिसका नाम है पिलवारा। ये खनिज लौह खनिज के लिए मशहूर है। पिलवारा की खान कालगूरली, कूलगार्डी सोने के लिए है और पिलवारा की खान जो है वो खनिज लोहे के लिए है। ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र अर्नाहम लैंड कहा जाता है। अर्नाहम लैंड, अभी हम पहले इन्हीं 2 पे बात किए लेते हैं। ये पठारी क्षेत्र हमने इंडिकेट किया हुआ था नंबर 1 से। नंबर 3 से मरे डार्लिंग का बेसिन, जिसको रेवेरना कहा जाता है। यूकेलिप्टस यहाँ की एक महत्वपूर्ण वनस्पति है और जहाँ पे यूकेलिप्टस पाए जाते हैं उनको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह दिया। पार्कलैंड क्षेत्र की वनस्पति यूकेलिप्टस और सवाना क्षेत्र की वनस्पति हम यहाँ पे लिखे देते हैं सवाना क्षेत्र की वनस्पति साल्ट ब्रश, आ रहा है ये, साल्ट ब्रश एवं मुर्गा। और जो डाउन्स वनस्पति है वो यूकेलिप्टस। इसी को पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एक 30 सेकेंड इसी पे और देते हैं। सवाना जो भी मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच की वनस्पति है वो सवाना वनस्पति है। सवाना वनस्पति यहाँ पे साल्ट ब्रश और मुर्गा, और डाउन्स जो मकर रेखा से दक्षिण तरफ बढ़ने पे जो वनस्पति प्राप्त होती है वो डाउन्स वनस्पति कहलाती है। उसमें आपको जहां जहां कहीं पर यूकेलिप्टस के पेड़ों के झुरमुट मिलेंगे जिनको पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी चीजें हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बट डेफिनेटली हमारा अगला वीडियो इन सबको पूरी तरीके से कवर कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी मोहब्बतों को बनाए रखिएगा। धन्यवाद।